हेलो बच्चों। तो आइए आज हम करेंगे डिस्कशन जेईई मेंस के सेकंड सेशन में 11 अप्रैल में जो सेकंड शिफ्ट हुई है उसके फिजिक्स के सॉल्यूशन से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। बच्चों पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो शिफ्ट हुई थी फिजिक्स की इस पर्टिकुलर पेपर के लिए कंपैरेटिवली इजी शिफ्ट मानी जा सकती है। रीजन इसमें आप जितने क्वेश्चन आज अपन डिस्कस करने वाले हैं आप देखेंगे कंपैरेटिवली सारे क्वेश्चन इजी लेवल के ही हैं। एक दो क्वेश्चन अपन बोल सकते हैं जिसमें थोड़ा सा दिमाग या कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगी, अदरवाइज पेपर इजी पैटर्न ही मान सकते हैं। ताकि बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें है पहला 8 इक्वल ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉलिंग थ्रू एयर विद अ स्टेडी स्पीड ऑफ 10 सेंटीमीटर पे है। तो आपसे पूछा कि जब 8 ड्रॉप्स क्लब होती हैं तो पूछा है कि नई टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी। तो पहले 8 ड्रॉप्स जब मर्ज होती है तो अपन नया रेडियस निकाल लेते हैं, कितना होगा वॉल्यूम कंजर्वेशन से। जो ओरिजिनल ड्रॉप थी उसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब ले लेते हैं और ऐसी 8 ड्रॉप्स थी। अब ये 8 ड्रॉप्स मिलकर एक नई ड्रॉप बनाएगी, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां से जो नया रेडियस है वो ओरिजिनल रेडियस का डबल आता है। अब अपने को यही पता है टर्मिनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां से डायरेक्टली अपन रेशियो ले लेते हैं। इनिशियल टर्मिनल वेलोसिटी 10 थी, नई पूछी गई है आपसे। इनिशियल रेडियस r था, फाइनल रेडियस 2r का होल स्क्वायर। तो यहां से टर्मिनल स्पीड आती है अपनी 4 इंटू 10 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहां से ऑप्शन नंबर 2 विच इज 40। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इसमें है अ कार P is traveling at 20 मीटर पर सेकेंड, sounds its horn at a frequency of 400 hertz. Another car Q is traveling behind first car. तो कार P है वो चल रही है 20 मीटर पर सेकेंड से और इसके जो साउंड है वो 400 हर्ट्ज का है, गिवन है आपको ये सारा। और इसके पीछे एक और कार है Q बिहाइंड द फर्स्ट कार एंड द सेम डायरेक्शन विद वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द पैसेंजर ऑफ कार Q इज अप्रोक्सीमेटली। तो पूछा है कि जो P से साउंड आएगी Q पे, तो Q जो साउंड की फ्रीक्वेंसी सुनेगा वो कितनी होगी अपने से पूछा गया है। तो अपन डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे डॉपलर का। तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड ऑफ साउंड विच इज गिवन टू बी 360। अब अपने को डिसाइड करना है कि प्लस माइनस क्या डिसाइड करना है। ऊपर आएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर देख सकते हैं आप, इसको स्टेशनरी मान लीजिए। आप मान लीजिए P चल नहीं रहा है, तो अगर P चलेगा नहीं तो अपने को पता है Q पास आएगा, पास आने में फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, बढ़ाने के लिए ऊपर प्लस करा जाएगा विच इज प्लस 40। अब अपने को नीचे लिखना है वेलोसिटी ऑफ सोर्स। अब देखिए अगर Q को स्टेशनरी मान लें तो आपको पता है P जो 20 की स्पीड से आगे जा रहा है, मतलब डिस्टेंस बढ़ रहा है। डिस्टेंस बढ़ने पे अपने को पता है फ्रीक्वेंसी कम होती है। कम करने के लिए डिनोमिनेटर को बड़ा करना पड़ेगा, बड़ा करने के लिए नीचे प्लस का साइन लगाया जाएगा विच इज प्लस 20 इंटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 400। तो ये हो जाएगा आपका 400 अपॉन 380 इंटू 400 हर्ट्ज। और इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली 421 हर्ट्ज के अराउंड आता है जो फ्रीक्वेंसी Q सुनाई देगी विच इज ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रीक्वेंसी 20 मेगाहर्ट्ज प्रोपोगेट्स इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस बोल दिया गया बच्चों, मतलब स्पीड 3 इंटू 10⁸ लेके चलना पड़ेगा। एट अ पर्टिकुलर स्पेस एंड टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 6.6 जे कैप है। तो आपसे बी पूछा गया उस पॉइंट पे होगा कितना। तो अपन सबसे पहले बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो अपने को पता है कि जो मैग्नीट्यूड होता है E बाय बी होता है C के इक्वल। तो E बाय C हो जाएगा B। E की वैल्यू है 6.6, स्पीड ऑफ EM वेव है 3 इंटू 10⁸, तो ये हो जाएगा 2.2 इंटू 10⁻⁸ टेस्ला। तो इतनी तो अपने पास बच्चों मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अब बात आती है डायरेक्शन की। कहीं देख सारे ऑप्शन सेम ही हैं, बस एक डिफरेंस है डायरेक्शन का। तो आपको पता है कि E क्रॉस B की जो डायरेक्शन होती है, E क्रॉस B की जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ EM वेव है जो कि आपको गिवन है x कैप, मतलब कि I कैप। तो E कितना है J कैप में है और B कैप पूछा है, B वेक्टर की डायरेक्शन पूछी है ताकि I कैप आ जाए। तो अपने को पता है कि J का क्रॉस प्रोडक्ट किससे लें ताकि I आए। तो अपने को पता है B अगर K कैप डायरेक्शन में हो जाए तो J क्रॉस K होता है डायरेक्शन वाइज I कैप। तो B जो है K कैप में होना चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड हमें पता है। तो देख लेते कोई ऑप्शन है क्या इस टाइप का। तो बिल्कुल है बच्चों, 2.2 इंटू 10⁻⁸ K कैप टेस्ला विच इज मैग्नीट्यूड ऑफ एंड डायरेक्शन ऑफ B एट अ गिवन पॉइंट। तो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4
A capacitor of capacitance C is charged to potential V. The flux of electric field through a closed surface enclosing the positive plate of the capacitor is. बच्चों आपने बताया कैपेसिटर में दो प्लेट्स होंगी और उसने बोला आपने हर एक प्लेट को V पोटेंशियल तक चार्ज कर रखा है, तो इस पे चार्ज एक पे CV तो दूसरे पे माइनस CV। अब उसने क्या बोला है आपसे कि अगर आपने एक सरफेस ली जो इसको एनक्लोज करती है, इसके पॉजिटिव प्लेट को, ऐसी सरफेस, तो उससे पूछा उससे फ्लक्स कितना पास होगा। तो अपने को पता है कि फ्लक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला है अपने पास। फ्लक्स क्या होता है बच्चों? फ्लक्स होता है चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब पॉजिटिव प्लेट को एनक्लोज सरफेस की बात है तो पॉजिटिव प्लेट का चार्ज है CV और एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स हो जाएगा बच्चों CV बाय एप्सिलॉन नॉट, विच इज ऑप्शन नंबर 3। चलिए बच्चों कंटिन्यू करते अपन क्वेश्चन नंबर 5 से, जो कि U एंड D का है। तो इसमें बोला है कि फोर्स, वेलोसिटी और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो उसने डेंसिटी का डिपेंडेंस पूछा है। तो डेंसिटी कितना हो जाएगा बच्चों? फोर्स, वेलोसिटी और टाइम पे डिपेंड करता है। तो यहां से डेंसिटी के डायमेंशन हो जाएंगे ml -3, ml t-2, l t-1 और t की पावर z। तो बच्चों यहां से देखिए इक्वेट कराते हैं पावर्स को, तो 1 हो जाएगा x के इक्वल -3 विच इज l हो जाएगा x प्लस y के इक्वल, और y की वैल्यू यहां से आ जाएगी -4 और t की पावर 0 इक्वेट कराएंगे -2x -y प्लस z, तो z की वैल्यू यहां से आ रही है -2। तो बच्चों देख सकते हैं यहां से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? f की पावर 1, v की पावर -4, z की पावर -2, विच इज ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6th है, इसमें पूछा है सैटेलाइट कम्युनिकेशन द अपलिंक फ्रीक्वेंसी बैंड यूज्ड इज। तो बच्चों ये तो डायरेक्ट आपके पास थियोरेटिकल रिजल्ट है, ताकि अपना सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो सिग्नल है वो स्पेस में ना जाए, तो उसके लिए एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है विच इज 5.9252 to 6.42 गीगाहर्ट्ज। डायरेक्ट स्टैंडर्ड आपको याद रखने वाला रिजल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। अब उसने पूछा वी इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू द स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑन इट्स सरफेस, देन इट्स वैल्यू एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर विल बी। तो पोटेंशियल जो बच्चों फॉर्मूला होता है वो होता है -gm/2r³ 3r² माइनस स्मॉल r²। तो अगर सरफेस के लिए बात करें तो r की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल R के इक्वल, तो पोटेंशियल आ जाएगा -gm/r जो कि सरफेस का हुआ। अब उसने पूछा है आपसे पोटेंशियल कहाँ का, देन इट्स वैल्यू एट द सेंटर विल बी। सेंटर के लिए r की वैल्यू 0 रख देते हैं। सेंटर के लिए देखिए कितना हो जाएगा -gm/2r³ इंटू 3r², जो कि आप देख सकते हैं -3v/ ये हो जाएगा 3v/2, मतलब सेंटर पे जो पोटेंशियल है सरफेस का 3/2 टाइम्स होगा, विच इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बच्चों 8th है, a body of mass 500 ग्राम moves along the x-axis at a velocity varies with displacement according to the relation this। तो आपसे फोर्स पूछा है, तो वेलोसिटी यहाँ पे गिवन है 10x की पावर हाफ। डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन यूज करेंगे अपन v dv/dx वाला फॉर्मूला यहाँ। तो v हो जाएगा 10x की पावर हाफ और d/dx हो जाएगा 10 इंटू हाफ x की पावर -हाफ। तो यहां से देख सकते हैं एक्सेलरेशन आपका आ जाता है 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास है 0.5, एक्सेलरेशन है 50, तो फोर्स हो जाएगा 25 न्यूटन के इक्वल, तो विच इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बच्चों से बोला है प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल विद वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। तो आपने किसी प्रोजेक्टाइल को 40 की स्पीड से फेंका है 30 डिग्री पे, तो इसका x कंपोनेंट कितना हो जाएगा 40 cos 30 यानी कि 20√3 और इसका y कंपोनेंट हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब उसने पूछा है 2 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो 2 सेकेंड बाद देखते हैं बच्चों क्या होगा। देखिए x कंपोनेंट तो चेंज होगा नहीं, जो कि 20√3 ही रहेगा, और y कंपोनेंट आप देख सकते हैं इनिशियली 20 है, तो 2 सेकेंड बाद y कंपोनेंट तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो कि 20√3 ही होगा। तो इसका मतलब ये हाईएस्ट पॉइंट पे एक्चुअल में 2 सेकेंड्स पे, तो इसकी वेलोसिटी 20√3 हो जाएगी आफ्टर 2 सेकेंड्स। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट है व्हेन वन लाइट रे इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द प्लेन मिरर विथ 30 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 डिग्री गिवन है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो आपसे पूछा एंगल ऑफ डेविएशन, तो एंगल ऑफ डेविएशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है बच्चों पाई माइनस 2i का। तो पाई हो गया 180 डिग्री, आई हो जाएगा 2 इंटू 30
यानी कि 120 डिग्री, विच इज योर एंगल ऑफ डेविएशन, विच इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों गिवन है, स्पेसशिप ऑफ मास 225 kg इज लॉन्च्ड इनटू सर्कुलर ऑर्बिट क्लोज टू द अर्थ सरफेस, द एडिशनल वेलोसिटी टू बी इंपार्टेड टू द स्पेसशिप इन द ऑर्बिट टू वर्क ऑन द ग्रेविटेशनल पुल विल बी। तो बच्चों ऑर्बिटल स्पीड से घूम रहा है, ऑर्बिटल स्पीड होती है √g(r) के इक्वल, और आपको इसको एस्केप कराना है, तो एस्केप स्पीड कितनी होती है इसी हाइट पे, √2g(r). अपने को वेलोसिटीज का मतलब क्या है, कितनी करनी है, ओरिजिनल वेलोसिटी का √2 टाइम्स करना है, तब जाके ये एस्केप करे, मतलब ऑर्बिटल का √2 टाइम्स। तो बताइए वेलोसिटी में जो इंक्रीज करना है वो कितना हो जाएगा, √2 - 1 इंटू v0, यानी कि √2 - 1 इंटू √g(r). g की वैल्यू आपको पता है 10 है, r गिवन है 6400 किलोमीटर। तो आप जब वैल्यू डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप यहां से सॉल्व करके पाएंगे कि रिजल्ट आता है 7.9 इंटू √2 - 1, यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, किलोमीटर पर सेकेंड, विच इज ऑप्शन नंबर 3, बिकॉज 7.9 अप्रोक्स एग्जैक्ट निकालेंगे तो 8 आता है, 8 इंटू √2 - 1 किलोमीटर पर सेकेंड। बढ़ते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The ratio of the de Broglie wavelength of proton and electron having same kinetic energy। अगेन बच्चों बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है ये, तो आपको पता है de Broglie wavelength क्या होती है, h/mv। mv मतलब मोमेंटम, मोमेंटम को लिख सकते हैं आप √2mk। अब उसने क्या बोला है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी सेम है, h सेम है, बचा कौन, मास पे। तो आप देख सकते हैं लैम्डा जो है वो इनडायरेक्टली आपका मास के रूट के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। मास का रेशियो शायद आपको यहाँ डायरेक्टली गिवन है, तो डी ब्रोगली प्रोटॉन का पूछा है, तो प्रोटॉन का मास को अगर अपन m ले लेते हैं, और दूसरा कौन सा ऑब्जेक्ट है आपका, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे दे रखा है 184 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगा m/1849। ये इलेक्ट्रॉन का मास हो गया, ये प्रोटॉन का मास हो गया, तो m से m कैंसिल आउट, √18149 करेंगे तो λ1/λ2 आ जाता है 1:43, which is your ratio of de Broglie wavelength, which is option number 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, इन थर्मोडायनामिक्स विद इंटर एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इंटर एनर्जी का फॉर्मूला होता है बच्चों किसी भी इंस्टेंट पे NCVT। तो बच्चों अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए तो इंटर एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगी, और टेम्परेचर कांस्टेंट कौन से प्रोसेस में होता है, विच इज आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट, तो इंटर एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। बढ़ते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एनर्जी ऑफ He+ आयन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज। तो अपने को पता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है सेकेंड ऑर्बिट में, तो n=2 में देखते हैं टोटल एनर्जी क्या होती है। इसका फॉर्मूला है बोर्स एटॉमिक मॉडल में -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो -13.6 हीलियम के लिए Z हो जाएगा 2, ऑर्बिट का नंबर 2 बताया गया है, तो ये आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी होगी बच्चों -13.6, विच इज ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म बाय द गिवन डिजिटल सर्किट इज इक्विवेलेंट टू। ठीक है बच्चों, ये लॉजिक सर्किट गिवन है, इसमें ए इनपुट यहां जा रहा है A, और फिर यहां से जा रहा है B। तो अपने बताइए और गेट है तो इसका आउटपुट होगा A+B के इक्वल। अब देखिए यहां से B जाएगा इसमें इनपुट, यहां से एक A इनपुट गया, तो यहां से B और A, तो यहां से आउटपुट मिलेगा आपको, ये एंड गेट है तो इसका आउटपुट हो जाएगा AB। अब ये दोनों जो हैं अपने जा रहे हैं नैंड गेट में, तो नैंड गेट में जाएंगे और उसके आगे एक और नॉट गेट का लगा हुआ है, तो नैंड गेट में जाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका यहां का आउटपुट हो जाएगा आपका AB इंटू A+B, और नैंड गेट लगा हुआ है उसके आगे एक और नॉट गेट लगा हुआ है, तो ये होगा आपका आउटपुट जो अपने को y के फॉर्म में मिलेगा। और आपको पता है बुलियन से जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा A.B इंटू A+B, और इसको और फर्दर सॉल्विंग करेंगे तो ये आता है A.B। मतलब जो फाइनल आउटपुट है इस लॉजिक गेट का वो है A.B, और ये क्या है, ये एंड गेट की बात हो रही है, तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा एंड गेट। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन एक्चुअल में एंड गेट से होता है। अगर आप बुलियन से ना करना चाहें तो आप इसमें एक और तरीका है, विच इज ट्रूथ टेबल का तरीका। ट्रूथ टेबल से करेंगे तो बच्चों डायरेक्टली यही आंसर आता है इसका। नेक्स्ट बच्चों, द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन एट 27 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली। सारी डाटा गिवन है, आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया।
तो आरएमएस स्पीड के अपने पास जो फॉर्मूला स्टैंडर्ड याद रखा जाता है वो होता है √3 RT/m। लेकिन बच्चों ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के फॉर्म में डाटा गिवन है, तो R/m जो है Na से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको √3 kBT/m के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। इसको अपन ने क्या कर दिया, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के मास के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ताकि केबी का यूज कर सके अपन यहाँ पर। तो सारी वैल्यूज गिवन है आपको यहाँ पर, के भी गिवन है, टेम्परेचर कन्वर्ट कर देंगे केल्विन में, एम भी गिवन है, सारे स्टैंडर्ड यूनिट्स में गिवन है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आता है 523 मीटर पर सेकेंड के अराउंड, विच इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये कुछ सर्किट गिवन है, आपसे पूछा है करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस R2 मतलब ये वाला रेजिस्टेंस में आपसे करंट पूछा है। तो पहले तो इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करते हैं बच्चों, कितना होगा सीरीज, पहले बहुत इजीली दिख रहा है यहाँ पर 4 और 2 हो गए आपके सीरीज में, 4 + 2 6 और 6 हो जाएंगे पैरेलल में, हो जाएगा इक्विवेलेंट 3। ये 3 हो गया इक्विवेलेंट और ये 3 सीरीज में, 3 और 3 6 जो है 3 के साथ पैरेलल में, 6 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है 2 ओम, 2 और 2 हो गया 4 और 4 का इक्विवेलेंट हो गया 2। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है बच्चों आपका 2 ओम है। तो यहाँ करंट हो जाएगा 8/2 विच इज 4 एम्पियर। तो बच्चों यहाँ से 4 एम्पियर करंट गया। अब देखिए यहां से अगर 4 एम्पियर करंट जाता है तो ये भी 4 ओम था और इस पूरे का इक्विवेलेंट जब अपन निकाला था वो भी 4 ओम था, तो करंट आधा आधा बढ़ जाएगा। तो करंट यहां से आपका 2 एम्पियर पास होके यहां तक आ जाएगा 2 एम्पियर। अब 2 एम्पियर का दो रास्ते हैं, या तो इस 3 ओम में जाए या इस पूरे इक्विवेलेंट को जिसको अपन ने निकाला था 6 ओम में जाए। तो अपन देखते हैं इसमें कितना जाएगा, इसको बोल देते हैं I1। तो I1 कैसा हो जाएगा, देखिए बच्चों ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में करंट को अपने को इनवर्स रेशियो में बांटना है। तो करंट हो जाएगा 3/3 + 6 × 2, ये हो जाएगा बच्चों 3/9 × 2 विच इज 2/3 एम्पियर। ठीक है बच्चों, यहां से 2/3 एम्पियर करंट गया। अब देखिए इस 2/3 के पास कितने रास्ते हैं, 2 रास्ते हैं, या तो इस 6 ओम में जाए इक्विवेलेंट में या इस 6 ओम में, दोनों सेम है तो आधा आधा बढ़ जाएगा, विच इज 1/3 एम्पियर करंट जाएगा R2 में, which is option number 4 1/3 एम्पियर। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 18, when vector A is subtracted from vector B। तो B में से जो आपने A को सब्ट्रैक्ट करा तो आपको वेक्टर मिलता है which is 2j कैप। तो A पता है तो B निकाल लेते हैं यहां से बच्चों, 2j + 2i + 3j + 2k कैप। तो देखिए कितना आ रहा है बच्चों, 2i + 5j + 2k कैप। तो देख सकते हैं B का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, यहां से 4 + 25 + 4 8 + 25 √33 विच इज ऑप्शन नंबर है ही नहीं बच्चों एक्चुअल में। रीजन आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन बोनस हुआ है, इसमें एक्चुअल में जो जी मेंस का जो पेपर आया था उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है जिसमें एक्चुअल में करेक्ट आंसर मैच कर सके, तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में बोनस रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19। Given below are two statement, one is labeled as assertion or reason। तो पहला स्टेटमेंट बच्चों, बार मैग्नेट ड्रॉप थ्रू अ मेटेलिक सिलेंडर पाइप टेक्स मोर टाइम टू कम डाउन कंपेयर टू नॉन मैग्नेटिक बार विद सेम ज्योमेट्री। रीजन बिल्कुल बच्चों आपको पता है, ये बहुत कॉमन स्टेटमेंट है, बहुत बार आपने देखा भी होगा इस फिनोमेना होते हुए। तो अगर आप बार मैग्नेट किसी लॉन्ग सिलेंडर से पास कराते हैं तो क्या होता है, हर एक छोटे छोटे सेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। हर एक छोटे सेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से एडी करंट जनरेट होते हैं, और जो एडी करंट्स होते हैं इस पे जो ये नीचे जा रहा होता है कुछ वेलोसिटी, इसको रोकते हैं फॉर अपोजिंग द फ्लक्स। तो अब फ्लक्स को अपोज करने के लिए इस पे एक फोर्स ऊपर लगती है, जिसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी उससे थोड़ा कम हो जाता है। तो एक्सेलरेशन कम होने की वजह से इसको जो नीचे आने में टाइम लगता है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा होता है। ये रीजन है ताकि स्लो आने का। अब सेकंड स्टेटमेंट देखते क्या है, रीजन क्या बोल रहा है, फॉर मैग्नेटिक बाय एडी करंट्स आर प्रोड्यूस इन द मेटेलिक पाइप व्हिच अपोज द मोशन ऑफ द मैग्नेट। बिल्कुल सही बच्चों, एडी करंट की वजह से मोशन अपोज होता है। तो ए सही है और आर जो इसका एक्चुअल में रीजन है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन अच्छा है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए व्हिच इज ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन इज अलाउड टू मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो करंट कैरिंग सोलेनॉइड है आपके पास, उसकी एक्सिस पे आपका एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एक्सिस के लॉन्ग, और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बच्चों सोलेनॉइड में वो भी एक्सिस के लॉन्ग होती है, मतलब वेलोसिटी और बी दोनों पैरेलल है। तो बच्चों अगर दोनों ही पैरेलल है तो मैग्नेटिक फोर्स तो डायरेक्टली जीरो हो जाएगा, बिकॉज वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है इन दोनों का, तो मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स अगर जीरो है तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन एक स्ट्रेट लाइन में चलना पसंद करेगा। देखते हैं ऑप्शंस क्या है।
तो द इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स अलोंग द एक्सिस ऑफ द लाइन, गलत है बच्चों ये ऑप्शन। द इलेक्ट्रॉन विल नॉट एक्सपीरियंस द मैग्नेटिक फोर्स, बी ऑप्शन सही है। द इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यू मूव अलोंग द एक्सिस, बिल्कुल सही बच्चों, कोई फोर्स ही नहीं है, सीधा स्ट्रेट चलना पसंद करेगा आपका इलेक्ट्रॉन। और द इलेक्ट्रॉन विल एक्सलेट, बिल्कुल गलत है। द इलेक्ट्रॉन विल फॉलो पैराबोलिक, बिल्कुल गलत है। तो बच्चों दो ऑप्शन सही है, विच इज बी एंड सी, विच इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बच्चे पढ़ते हो। इन द गिवन सर्किट C1 गिवन है, कैपेसिटेंस सारे गिवन है, चार्ज स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर C4 इज, इस कैपेसिटर पे चार्ज पूछा है कितना होगा। देखिए C4 कितना है बच्चों, यहाँ पर ये है 4, C3 है आपका 2, C5 है आपका ये भी 2 है, C1 की वैल्यू बच्चों जो है 0.2 है, C2 की वैल्यू भी C1 बच्चों 2 है, C2 है 0.2 और C6 की वैल्यू 2 है। तो बच्चों एक डायरेक्टली पहले तो इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, देख सकते हैं 2, 4 और 2 ये सारे सीरीज में कनेक्टेड हैं, सीरीज में हो जाएगा 2 और 2 1, 1 और 4 का इक्विवेलेंट हो जाएगा 4/5। तो बच्चों ये जो तीन कैपेसिटेंस दिख रहे हैं आपको, इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 4/5। अब ये 4/5 और C2 आपस में कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में, पैरेलल में। तो बच्चों पैरेलल में डायरेक्टली ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा अपना 4/5 हो गया इसका, तो ये हो गया आपका 0.8 और 0.2 पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट हो जाएगा 0.8 प्लस 0.2 1 माइक्रोफैरेड। ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, तो 2 और 2 का हो जाएगा सीरीज में 1 और 1 का हो जाएगा हाफ। तो बच्चों सी इक्विवेलेंट यहां से अपने पास आ रहा है हाफ माइक्रोफैरेड, बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकता है। तो जो चार्ज सर्किट में फ्लो करेगा कितना हो जाएगा, सीवी के अकॉर्डिंग CV हो जाएगा 10 इंटू हाफ विच इज 5 माइक्रोकुलम चार्ज फ्लो करेगा। तो यहाँ से 5 माइक्रोकुलम चार्ज बच्चों आपका फ्लो करते हुए जाएगा। अब देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे कितने रास्ते हैं, ये 2 था और ये अपना कितना आया था 0.2 और ये था 0.8। अब देखिए ये कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट और ये कैपेसिटेंस दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। यहां से चार्ज जा रहा है 5 माइक्रोकुलम, कैपेसिटेंस में पता है अपने को चार्ज बांटना है, तो Q इक्वल्स टू CV है। अगर कैपेसिटेंस पैरेलल में होते हैं पोटेंशियल सेम, तो चार्ज डायरेक्ट रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस जाता है। तो अपने को इस वाले में निकालना है चार्ज कितना होगा, तो कैपेसिटेंस देखते हैं कितना चार्ज फ्लो कराएगा। इसमें हो जाएगा चार्ज अपने को पता है 0.8 अपॉन 0.8 प्लस 0.2 और टोटल चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको वो करना है 5 माइक्रोकुलम। तो ये हो जाएगा बच्चों 0.8 डिवाइड बाय 1 इंटू 5 विच इज 8 5 4 माइक्रोकुलम, जो कि आपका चार्ज इस कैपेसिटेंस पे होगा विच इज 4। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें है a circular plate is rotating in a horizontal plane about an axis passing through its center and perpendicular to the plate with an angular velocity omega. A person sits at the center having 2 dumbbells in his hand. When he stretches out his hands, the moment of inertia of the system becomes triple. So if E is the initial kinetic energy of system, then the final kinetic energy will be. बच्चों आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक पर्सन है यहाँ पे सेंटर पे खड़ा था, वो क्या करता है, इसके हाथ में कोई डंबल्स हैं और इस तरह से जैसे वो डंबल्स को दूर ले जाता है तो उसको मोमेंटम ऑफ इनर्शिया 3 टाइम्स हो जाता है। तो पूछा है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा। तो अपने को पता है एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम में क्या रिलेशन है, ये होता है L²/2I। अब देखिए यहाँ पे बच्चों ये पर्सन खुद से हैंड स्ट्रेच आउट कर रहा है, इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं तो एक्सटर्नल टॉर्क नहीं, और टॉर्क नहीं तो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे आपका कांस्टेंट रहेगा। तो एंगुलर मोमेंटम अगर कांस्टेंट है तो मैं बोल सकता हूं एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देख सकते हैं बच्चों इनिशियल एनर्जी E थी, अब फाइनल एनर्जी देख सकते हैं क्या होगी बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 गुना हो गया है। तो एनर्जी कितने टाइम्स हो जाएगी बच्चों, ओरिजिनल का इनवर्स है तो एनर्जी E/3 हो जाएगी यहाँ से। तो आप कंपेयर कर सकते हैं, तो x की वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली 3 के इक्वल आ भी रही है अपनी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The nuclear disintegration into 2 nuclei in such a way that the ratio of their nuclear sizes is 1:2 की पावर 1/3. The respective speed have a ratio. स्पीड का रेशियो पूछा है। तो बच्चों अगर एक न्यूक्लियाई डीके करता है 2 फ्रेगमेंट्स में M1 और M2 में, इनिशियली अगर ये रेस्ट पे था आपका, तो अपने को पता है अगर ये V1 से चलेगा तो ये V2 से चलेगा और मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं बिकॉज इनिशियल मोमेंटम 0 तो फाइनल भी 0 रहेगा। तो ये हो जाएगा M1V1 प्लस माइनस टाइम M2V2। तो यहां से आपसे पूछा है स्पीड का रेशियो, तो V1/V2 का रेशियो बच्चों यहां से आ जाएगा आपका M2/M1 के इक्वल। अब अपने को पता है मास जो है किसी भी न्यूक्लियाई का वो उसके A के प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक मास के, तो ये हो जाएगा A2/A1। और अपने को ये भी पता है रेडियस जो है
वो a की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल होता है। तो r क्यूब किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा बच्चों? a के। तो यहाँ पे मैंने देखा a जो है एटॉमिक मास की जो प्रोपोर्शनलिटी r क्यूब के प्रोपोर्शनल है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ r2 क्यूब अपॉन r1 क्यूब। और देख सकते हैं बच्चों रेडियस आपको यहाँ पे रेशियो वाइज गिवन है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1/3 की पावर 3 विच इज 2/1:1 विच इज 2:1। तो आपका जो रेशियो आ रहा है बच्चों वो 2:1 के इक्वल आ रहा है। तो n की वैल्यू हो जाएगी 2 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं बच्चों। Two identical cells each of 1.5 volt are connected in series. कुछ सेल हैं 1.5 वोल्ट के, दो आपने उनको सीरीज में कनेक्ट करा है विथ 10 ओम रेजिस्टेंस। और इसके अगर आपने वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया तो उसकी रीडिंग 1.5 वोल्ट आ रही है। तो आपसे इंटर रेजिस्टेंस पूछा है हर एक सेल का कितना होगा। तो ये बच्चों 1.5 है, इंटर रेजिस्टेंस R मान लेते हैं। अब देखिए इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल ड्रॉप 1.5 है तो बताइए सर्किट में करंट डायरेक्टली लिख सकते हैं अपन। करंट क्या हो जाएगा बच्चों? V/R। तो ये हो जाएगा 1.5 डिवाइड बाय 10। और इस करंट को अपन निकालते हैं ओवरऑल सर्किट से। देख सकते हैं टोटल पोटेंशियल जो है सर्किट का वो है 3 वोल्ट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस देखिए कितना हो गया 2R प्लस 10। ये बच्चों है टोटल रेजिस्टेंस। तो जब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस जो स्मॉल आर है बैटरी का वो आ रहा है 5 ओम के इक्वल। तो यहां से इंटर रेजिस्टेंस की वैल्यू डायरेक्टली 5 के इक्वल आती है आपकी। बढ़ते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट पुल्ड अपॉन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। और आप इसको लेके जा रहे हैं विद इफेक्टिव एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो आप फोर्स 5 लगा रहे हैं, डाउन द इंक्लाइन ग्रेविटी लगती है इस पे 5g sin 30 विच इज 25। तो देखिए बच्चों ड्राइविंग फोर्स कितने हो जाएगा F माइनस 25 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स की वैल्यू आ गई 30 न्यूटन। तो उसने पूछा है आपसे द पावर डिलीवर्ड। पावर क्या होता है बच्चों? F डॉट V। फोर्स पता चल गई 30, वेलोसिटी चाहिए मुझे 10 सेकेंड बाद। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी U प्लस 80, वेलोसिटी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। तो पावर हो गई बच्चों 30 इंटू 10 विच इज 300 वॉट। तो आपकी जो पावर है वो हो जाएगी बच्चों 300 वॉट के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। अ कॉइल हैज एन इंडक्टेंस ऑफ 2 हेनरी एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 14 ओम। तो एक कॉइल है जिसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस भी है और आपने इसको 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो पूछा मैग्नेटिक एनर्जी इस पे कितनी होगी इक्विलिब्रियम यानी स्टेडी स्टेट पे। तो अपने पता है कि स्टेडी स्टेट पे इंडक्टर तो स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव करता है और करंट कितना हो जाएगा इसमें V/R से हो जाएगा 5/2 एम्पियर। तो इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो होती है हाफ L/I²। I हो गया 5/2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट तो आएगा 24/4 जूल। तो आपसे पूछा है इंटू 10⁻⁻² में, तो ये हो जाएगा आपके पास 625 इंटू 10⁻² जूल। तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों 625। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों अपन यहाँ पर। A metallic cube of size 15 cm moving along y axis at a uniform velocity of 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्यूब बच्चों ऊपर जा रहा है 2 की स्पीड से और इन रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला जो बाहर की तरफ है। इन इक्विलिब्रियम पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फेसेस ऑफ हायर एंड लोअर पोटेंशियल। अब देखिए V ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। तो V क्रॉस B से आप देख सकते हैं जो भी चार्जेस हैं यहाँ पे हायर पोटेंशियल होगा इस वाले फेस पे और इस वाले फेस पे जो है लोअर पोटेंशियल डेवलप होगा। तो इन दो फेसेस के बीच में आपसे पूछा है मोशनल ईएमएफ कितना होगा। तो मोशनल ईएमएफ का बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मूला है विच इज BVL। B की वैल्यू है 0.5, वेलोसिटी है 2 और लेंथ जो हो जाएगी बच्चों हो जाएगी 15/100 वोल्ट के इक्वल। तो देख सकते हैं बच्चों यहाँ से आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है मिली वोल्ट में पूछा है तो 150 मिली वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आपका जो आंसर है वो होगा 150 मिली वोल्ट। A wire of density this is stretched between two clamps 0.5 meter apart. The extension developed in the wire is 3.2 × -4. Young's modulus given है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बच्चों होता है स्ट्रिंग फिगर 2 एंड्स के लिए V/12। V की वैल्यू हो जाएगी T/μ। अब T जो टेंशन डेवलप हुई है वो कितनी हो जाएगी यंग्स मॉडुलस से निकालते हैं। Y होता है TA अपॉन चेंज इन लेंथ इनटू ओरिजिनल लेंथ।
तो इसमें एक्सटेंशन पता है, तो टेंशन की वैल्यू देखिए कितनी आ रही है बच्चों, यहां से वाई ए डेल्टा एल बाय एल। तो टी की वैल्यू यहां रखते हैं और म्यू की वैल्यू भी रखेंगे अभी। तो ये आ रहा है वाई ए डेल्टा एल बाय एल, और म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ। मास को लिख देंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को लिख दे एरिया इंटू लेंथ, मास बाय मास पर यूनिट लेंथ। तो एल से एल गया, ए से ए गया, तो देखिए कितना आ रहा है, 1/2L रूट ओवर ऑफ वाई डेल्टा एल अपॉन रो एल। देख सकते हैं बच्चों सब कुछ गिवन है यहाँ पे, यंग्स मॉडुलस पता है, एक्सटेंशन पता है, डेंसिटी ऑफ वाई पता है, लेंथ पता है, सब पता है आपको। तो आप यहाँ डायरेक्टली जब सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके रिजल्ट जो आता है आपका फ्रीक्वेंसी का वो आता है 8 ईयर्स। डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है सिर्फ यहाँ पर बच्चों आपको। The surface tension of a soap solution is this, the amount of work required to increase the radius of soap bubble। तो आपको पता है कोई सोप बबल है जिसका अगर आपको रेडियस बड़ा करना है, यानी कि आपको उसका रेडियस जो है 10 से 20 मतलब डबल करना है, तो उसके लिए आपको पता है वर्क लगता है। और वर्क क्यों लगता है, आपको उसको स्ट्रेच आउट करके उसकी सरफेस एनर्जी बढ़ानी है। तो सारा जो आपका वर्क है वो सरफेस एनर्जी में आएगा, और सरफेस एनर्जी होती है टेंशन इनटू एरिया, विच इज एरिया फाइनल माइनस एरिया इनिशियल। तो आपका ये बबल है, बबल में आपको बताना चाहिए एरिया डबल होती है, बिकॉज इनसाइड सरफेस अलग होती है, आउटर इनसाइड और आउटर सरफेस अलग अलग होती है। तो सरफेस टेंशन गिवन है यहाँ पर 3.5 इंटू 10⁻²। एरिया फाइनल हो जाएगा 20 के हिसाब से 8 में इसलिए कर रहा हूँ, 4πr² सिंगल एरिया, डबल करेंगे तो 8πr²। 8πr मतलब हो जाएगा 20, यानी कि 0.2² माइनस 0.1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चा आपका टोटल वर्क। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है 264 इंटू 10⁻⁻4 जूल, विच इज फाइनल आंसर। चलिए बढ़ते हैं बच्चों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। शोन इन द फिगर अ प्लेन मिरर इज फिक्स्ड एट अ हाइट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टैंक कंटेनिंग वाटर विच इज 4/3। द हाइट ऑफ द वाटर इन द टैंक इज 8 सेंटीमीटर। देख सकते पानी भरा हुआ है। A small bulb is placed at the bottom of the water tank. The distance of the image of the bulb formed by the mirror from the bottom of the tank is। तो डिस्टेंस बताना है इमेज का, वो कहां बनेगी, वो कितने डिस्टेंस पे। तो देख सकते हैं बच्चों ये 8 पे है, लेकिन इसकी जो अपेरेंट डेप्थ होगी पहले वो निकाल लेते हैं। वो कितनी हो जाएगी, देखिए 8 अपॉन μ2/μ1, तो 4/3 इंटू 1, तो ये आ जाएगा बच्चों 6 सेंटीमीटर। तो ये जो ऑब्जेक्ट है आपका वाटर की सरफेस से 6 सेंटीमीटर डेप्थ पे दिखेगा। अब देखिए बच्चों ये 50 है पूरा, ये 8 है, तो ये हाइट हो जाएगी आपकी 42 सेंटीमीटर। तो प्लेन मिरर के लिए आपका जो ऑब्जेक्ट है ये वाला, ये हो जाएगा 42 प्लस 6 48 पे। तो अगर ऑब्जेक्ट 48 पे है तो उसकी इमेज अपने को पता है सेम डिस्टेंस पीछे बनती है 48 सेंटीमीटर पे। तो आपको बताना है ये इमेज का डिस्टेंस इस बॉटम से कितना हुआ। तो ये हो जाएगा 48 प्लस 48 प्लस ये डिस्टेंस हो गया 2, 48 प्लस 48 प्लस 2 विच इज 98 सेंटीमीटर, विच इज द फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, ये तो अपना था लास्ट क्वेश्चन, और यहीं पर बच्चों अपन एंड करते हैं।